एवरीवन, इस वीडियो में मैं दो टॉपिक के बारे में कवर करने वाली हूँ। एक है हकलाहट और दूसरा सीजनल एलर्जी की समस्या। दोनों ही लोगों ने मुझे ईमेल करके सवाल पूछे थे और पे करके 100 रुपीज़ का जो कंसल्टेशन फीस है उसको पे करने के बाद मुझसे सवाल पूछे थे। और प्लीज़ यार, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा, और वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है, एडिटिंग है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। एक चीज़ और है, मैं बताना चाहूँगी कि मेडिसिन के नाम तो वैसे मैंने लिख दिए हैं, आप चाहें तो आपके यहाँ जो भी लोकल फार्मेसी है, केमिस्ट है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर आप परचेज वहाँ से नहीं करना चाहते, या फिर आप दूसरी वैरायटी और दूसरी कंपनियों की कॉस्ट में कितना क्या अंतर है, कैसे मतलब अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं उस मेडिसिन के बारे में, तो जो उसकी अमेजोन की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप चाहें तो अमेजोन की वेबसाइट से भी जाके देख सकते हैं और रेट वगैरह कंपेयर कर सकते हैं कि अलग अलग कंपनी की क्या क्या रेट होती है। ठीक है, चलो बाकी सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में पता चल जाएंगी। प्लीज़ यार, अगर अच्छा नहीं लगे तो सॉरी, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है ना। ओके, बाय बाय। हाय एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे स्टैमरिंग के बारे में, हकलाहट। और ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा था मेरे ईमेल ऑप्शन में। इन्होंने 100 रुपीज़ पे करके मुझसे ईमेल में ये सवाल पूछा था, तो मैंने सोचा यार इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतना इंटरेस्टिंग केस था ये। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने इंटरेस्टिंग केस भेजा करिए। वो सिंपल से सेक्सुअल वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ में बना चुकी हूँ। ये सवाल, अब ये सवाल सुनो, कितना मज़ेदार सवाल है। हाय डॉक्टर नेहा मैम, आई एम नाम लिखा है 41 ईयर ओल्ड। मैं बचपन से ही रुक रुक कर बोलता हूँ। रुक रुक कर बोलना दैट मीन हकलाहट का होना। बट नेक्स्ट ये प्रॉब्लम मेरे बच्चों को भी है। ठीक है, इनको ये प्रॉब्लम है और इनके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को ये प्रॉब्लम है, जिसमें से एक है जो तोतलापन है। ठीक है, रुक रुक कर भी बोलता है, तुतला के भी बोलता है। ठीक है, सेम मेरे जैसे बहुत मेडिसिन ली मेरे पेरेंट्स ने भी, नेक्स्ट मैं भी बच्चों के लिए भाग रहा हूँ, बट कोई सेटिस्फाइड मेडिसिन नहीं मिली। अगर इसका कोई कंफर्म मेडिसिन है तो प्लीज रिप्लाई माय ईमेल। मैं आपकी फीस 1000 रुपीज़ पे कर दूंगा, नो इशू। देखिए 1000 रुपीज़ वो टेलीफोनिक कंसल्टेशन के लिए, ईमेल के लिए 100 रुपीज़ है। आपको 100 से ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है और हाँ, बाद में उन्होंने मेरे को एक चीज़ और रिप्लाई करी कि थैंक्स मैम, मेरे फादर को भी थोड़ी सेम प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ क्लियर दिस प्रॉब्लम इन अवर ब्लड। देखो हकलाहट है क्या, पहले हकलाहट को एक समझो। मैंने एक बार बहुत शुरू में भी एक वीडियो बनाया था, पर वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ। आई होप ये वाला वीडियो ज़्यादा व्यूज़ अट्रैक्ट करे, लेकिन बाद में वही बोलूँगी जो पहले बोली थी। हकलाहट है क्या कि जब आपके दिमाग के अंदर थॉट्स बहुत तेज़ी से चलते हैं, जब आप बोलना, जो दिमाग में बोलना चाहते हो, जो थॉट्स है वो बहुत तेजी के साथ चलते हैं, और उस तेजी के साथ में जब आपकी जीभ, टंग और वोकल कॉर्ड ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, जो थॉट आए वो बहुत तेज तेज आए, जल्दी जल्दी थॉट आए, लेकिन जो जीभ है वो इतनी जल्दी इसको जो मूव करना चाहिए मूव नहीं कर पाई, तब इंसान क्या होता है, इंसान हकलाने लगता है। ठीक है, कई लोगों को जनरली भी होता है, जब आपको एंग्जाइटी बहुत ज्यादा आ जाती है तो आप हकलाते हो। बहुत कॉमन चीज है ये, कोई बहुत वो नहीं है। मतलब अगर आप कोई चीज देखो ऐसी बेहोशी वाली, ये हमेशा वीडियो बनाते समय बीच में हो सकती है। जब भी आप कभी किसी को ऐसे देखो कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, टेंशन है, तब आप देखोगे सामने वाला व्यक्ति हकलाने लगता है, एकदम से होता है, नेचुरल चीज है। जब आप बहुत नर्वस होते हो तब आपको हकलाहट आने लगती है। अब दिक्कत क्या है, हकलाहट लगातार क्यों होती रहती है, इस चीज को अगर आप समझोगे तो आपने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन अगर आप समझ लोगे तो शायद आप इसको खुद भी ठीक कर सको, अपने बच्चों के लिए भी ठीक कर सको। इसके रीजन को समझो। हकलाहट कभी भी किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकती, कोई मेडिसिन कभी भी हकलाहट ठीक नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति आपको कुछ भी बोले, ठीक है, मेडिसिन से कभी ठीक नहीं होगी। ये ठीक किससे होगी, स्पीच थेरेपी से। थेरेपी देनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने बताया दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है, जीभ उसके हिसाब से चल नहीं पा रही है, तो व्यक्ति हकलाने लगता है। यहाँ पर जैसे ही आप हकलाने लगते हो आपको रुक जाना है। स्पीच थेरेपी में डॉक्टर आपके सेशन लेता है, शुरू में 15 मिनट के, फिर 20 मिनट के से आपके सेशन लिए जाते हैं। हर हफ्ते में सेशन होते हैं और उसमें आपको कुछ अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज बताई जाती है जो आपको बोलने के लिए होती है। कुछ डाइट हैबिट्स होती हैं, कुछ लाइफ स्टाइल हैबिट्स होती हैं जो आपको फॉलो करना होता है। और हकलाहट की कंडीशन में केवल और केवल और केवल स्पीच थेरेपी से ही फायदा मिलेगा।
इसमें अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन देते भी हैं तो वो ऐसी मेडिसिन देते हैं जो दिमाग को रिलैक्स करने का काम करे, जो रिलैक्सेंट वाली मेडिसिन होती है, जो इंसान के सोचने की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर देती है, वो मेडिसिन दी जाती है। अब आप इस केस में इनके में देखो, इनके फादर को प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम है, इनके बच्चों को भी हकलाने की प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को देख के ऐसा लगेगा, या कोई भी इंसान सोचेगा क्या भाई कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई ब्लड में कमी है, कोई खून में या परिवार में दौड़ने वाली कोई बीमारी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे किससे सीखते हैं? माँ बाप से सीखते हैं। हमने बोलना कैसे सीखा? जब हम छोटे थे। अभी नहीं, अभी तो हम बहुत सारी दुनिया से, हर जगह से सीखते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, 5 महीने 6 महीने का, तो वो किसकी नकल करता है? वो अपने मम्मी पापा की नकल करता है ना। जो उसके रोल मॉडल होते हैं वो उनकी तरह बात करना चाहता है। आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा, जैसे मैं अपने घर में ही बताती हूँ। मेरी मदर जो है वो अपनी मम्मी को, यानी कि मेरी नानी को, मम्मी नहीं बोलती, चाची बोलती है। क्यों? क्योंकि घर के सारे बच्चे लोग चाची बोलते थे जब वो छोटी थी, तो उन्होंने भी चाची बोलना चालू कर दिया, है ना। बच्चे क्या करते हैं, जो आसपास हो रहा है उससे सीखते हैं। अगर आप उस टाइम पर उन्हें टोकोगे नहीं बताओगे, तो उन्हें कभी नहीं पता चलेगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, कई जगह ऐसे होता है। जैसे गांव में तो हर जगह देखा हुआ है, कोई व्यक्ति दाऊ के नाम से फेमस हो जाता है, तो जो उसके परिवार के और लोग भी हैं जिनका रिश्ता वो दाऊ वाला नहीं होगा, तो भी वो दाऊ बोलेंगे, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं। यही ट्रेनिंग होती है जो बच्चों को दी जाती है। इसमें स्पीच थेरेपी में इसी प्रकार की एक्सरसाइज होती हैं जो आपको रियलाइज कराती हैं, जो आपको आपके दिमाग से सोचने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा धीमा करती हैं। टंग की एक्सरसाइज होती है जिससे टंग ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से मूव कर सके, और आपको रिलैक्स करने की मेडिसिन दी जाती है। रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज बताई जाती है। हकलाना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, हकलाना जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, हकलाना ब्लड डिसऑर्डर नहीं है। आपको इसलिए हुआ क्योंकि आपके पिताजी को भी प्रॉब्लम थी, आपने उनको देखा, उनको देख देख के आप उसी तरीके से बोलना सीखे। उसके बाद जब थोड़ी और एज में हुए, तब आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको हकलाने की प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे व्यक्ति हकलाता है वैसे वैसे इसका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता जाता है। कॉन्फिडेंस कम होता है तो हकलाने की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आपके बच्चों में इसलिए हकलाहट है क्योंकि आप हकलाते हो। कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। इस पे अगर आप जितनी दवाइयों पे पैसा वेस्ट करोगे वो केवल और केवल वेस्ट होने वाला है। आप केवल स्पीच थेरेपी के लिए जाइए, आप डॉक्टर से मिलिए। स्पीच थेरेपी के जो डॉक्टर होते हैं आप सर्च करिए, आप अपने एरिया में गूगल लोकेशन पे डाल के सर्च करिए आपके यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट कौन है, आप उनसे जाके मिलिए, उनसे बात करिए। वो आपको बताएंगे किस तरीके की आपको एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से आपको बोलना है। टंग का मूवमेंट करवाते हैं। बहुत ही कई बार माइनर एक्सरसाइज होती है जो हर व्यक्ति को नहीं पता होती। इतनी सी छोटी सी टंग है, मैंने इतने सेंटेंस बोले इतनी देर में, ये टंग और वोकल कॉर्ड पता नहीं 500,000 बार ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर लग चुके होंगे। वो होता है ना, जब हम अड़ा बोलते हैं तो जीभ ऊपर टच करती है, अड़ा। का बोलते हैं तो का जीभ बीच में रहती है। ऐसे अलग अलग ये प्रोनाउंसिएशन के वर्ड रहते हैं। कुछ चीजें हम जीभ ऊपर करके बोलते हैं, कुछ में जीभ बिल्कुल बीच में रहती है, कुछ में जीभ नीचे टच होती है। ऐसे अलग अलग मूवमेंट होते हैं अलग अलग वर्ण का उच्चारण करते समय। जब जो व्यक्ति हकलाते हैं, स्पीच थेरेपी वाले जो डॉक्टर रहते हैं उनको इसी तरीके की एक्सरसाइज करवाते हैं। आप प्लीज अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट मत करिए। और कोई भी व्यक्ति, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हकलाने की समस्या है, प्लीज आप लोग कोई पैसा वेस्ट मत करिए। स्पीच थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करिए, वो जाकर आपको मेडिसिन बताएंगे, वो जाकर आपको एक्सरसाइज बताएंगे। उन एक्सरसाइज को रेगुलर फॉलो करिए। 3 महीने से 6 महीने तक में, कम से कम 3 महीने तो लगते हैं, मैक्सिमम 6 महीने या 1 साल लगता है। इतने में आपकी ये हकलाने की प्रॉब्लम बिल्कुल ही सही हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। एक चीज और है, जिन लोगों को हकलाने की प्रॉब्लम होती है उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। कहीं ना कहीं जाकर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो मन में फंसा हुआ रहता है। तो आपको अपने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जरूर वर्क करना पड़ेगा। अपनी हॉबीज डेवलप करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है, घूमना फिरना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करो। यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो धीरे धीरे ये सारी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है हकलाने वाली प्रॉब्लम में। हर व्यक्ति कभी ना कभी हकला जाता है। कोई अचानक से चीज दिख जाए, शॉकिंग हो जाए तो इंसान स्टन हो जाता है, जीभ नहीं साथ देती, हकला जाते हैं। मैं आपको अपनी एक घटना बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी
करीबन 7 साल की, पहली बार मैंने सांप देखा, पहली बार, और वो मेरे पैर से मुश्किल से 1 फुट आगे था। उसको देख के मैं इतना डरी, इतना डरी, मैं वहां से भागी, अंदर जाके मम्मी पापा के पास रूम में गई और मैं ऐसे करके अपने बाल खींच रही थी, और चिल्ला रही थी। मेरे मम्मी पापा मुझसे बोल रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन होश ही नहीं था, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने खींच के थप्पड़ मारा, उसके बाद होश आया। मुझे वही थप्पड़ पड़ा है इसमें। तो ये एक चीज है, हम बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते। एक बार ऐसी एक घटना थी कि सामने से एक कुछ ड्रम, जो ड्रम होता है पानी का ड्रम, वो लुढ़क के आ रहा था और वो मेरे किसी लव्ड वन के पास पे गिरने वाला था, मतलब उनसे टकराने वाला था। मैं उनको करते आ आ आ आ आ आ आ ऐसे करते रह गई, लेकिन वो आते 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 करके टकरा गया। लेकिन ये कोई मेजर चोट नहीं लगी, लेकिन हाँ वो फंबल हो गए, वो हकला गए, वो नहीं निकले शब्द मुंह से। तो हकलाना कुछ नहीं है, केवल आपके दिमाग और आपके जीभ के बीच का कोऑर्डिनेशन फेलियर है, और इस कोऑर्डिनेशन फेलियर को आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करके ही इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो यार, आई होप ये वीडियो आपको। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले मेरे चैनल पर संबंधित रोग से जो वीडियो है उन्हें देख लीजिए। सर्च करने के लिए आप सर्च बार में डॉक्टर नेहा जोशी आगे अपनी बीमारी का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहते हैं डॉक्टर नेहा जोशी, उसके आगे एनीमिया, ANEMIA, उसके बाद सर्च करिए तो एनीमिया से संबंधित वीडियोस ओपन हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से यदि आप पाइल्स के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो डॉक्टर नेहा जोशी पाइल्स सर्च करिए, उसके बाद पाइल्स से संबंधित मेरे चैनल के वीडियो ओपन हो जाएंगे। दूसरा सवाल भी मैं इसी के साथ ले रही हूँ। उन्होंने सवाल पूछा है कि काइंडली हेल्प मी इन माय क्वेश्चन, आई नेम इज, माय एज इज 33, मुझे हर सीजन में नाक की एलर्जी रहती है, हर सीजन में रनी नोज हो जाती है, सर्दी रहती है और नाक बहती रहती है, कभी कभी नहाने के बाद भी काफ़ी सारी छींकें आ जाती हैं। मैं एसी में बैठता हूँ या कुछ ठंडी चीज़ खाता हूँ, ठंडा पी लेता हूँ तो थोड़ी देर बाद सर्दी हो जाती है, सर्दी से बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ उपाय बताएं। देखिए, आपके लिए मैं ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो, मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम, उसको आप देख लीजिए, तो सारे जो छोटे छोटे से इफ एंड बट्स होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली एक ट्रीटमेंट बता रही हूँ, उसको आप नोट डाउन करिए। पहली चीज़ है हरिद्रा खंड। हरिद्रा खंड का आपको प्रयोग करना है। हरिद्रा खंड 5 ग्राम की मात्रा में, एक पाउडर फॉर्म में आएगा, ग्रेन्यूल जैसा होता है, येलो कलर का। हरिद्रा खंड 5 ग्राम की मात्रा में, 100 ml दूध और 100 ml पानी। ठीक है, तीनों चीजें आपकी हो जाएंगी। 5 ग्राम की मात्रा में हरिद्रा खंड, 100 ml की मात्रा में दूध और 100 ml की मात्रा में पानी। तीनों को अच्छे से मिलाकर आपको बॉईल करना है। जब अच्छे से धीरे और धीमी आंच पे बॉईल हो जाए और इसका जो पानी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जल जाए, केवल 100 ml दूध रह जाए, तब इसे बिना छाने और जो आपका दूध बनेगा उसको हिलाते हुए पीना है। हिलाते हुए इसलिए पीना है क्योंकि इतनी देर उबलने के बावजूद हरिद्रा खंड कभी भी दूध के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, ये पूरी मेडिसिन नीचे आकर बैठ जाएगी। तो पीते समय ध्यान रखना है कि बीच बीच में चम्मच से आप इस दूध को हिलाते रहें, जिससे दवाई है वो ऊपर आ जाए आपके। ठीक है, दूसरी चीज आपको प्रयोग करनी है जो अपनी एलर्जी वाली समस्या को दूर करने के लिए, वो है कुटज घनवटी। कुटज घनवटी एक एक गोली सुबह शाम, सॉरी एक एक नहीं, 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करना है। इसी के साथ में चित्रकादी वटी 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करनी है। ठीक है, ये 2 दवाइयां हुई आपकी और हरिद्रा खंड हुआ। दोनों टाइम यदि आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो जो मॉडर्न का एक एंटा एसिड आता है, जेलुसिल एंटा एसिड, वो आपको प्रयोग करना है 5-5 ml की मात्रा में, दिन में 2 बार खाली पेट, सुबह 5-6 बजे कर सकते हैं और शाम को 3-4 बजे के आसपास, यानी खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद प्रयोग कर सकते हैं। हरिद्रा खंड स्टार्टिंग में आपको दिन में 1 बार प्रयोग करना है। यदि इससे आपको किसी प्रकार की कोई बर्निंग सेंसेशन ना हो, वैसे नहीं होती है, दूध के साथ लेने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी किसी को ऐसा होता है कि हाइपर एसिडिटी होती है। यदि आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो तो आप इसे दिन में 2 बार कर दीजिए। हरिद्रा खंड दूध के साथ लिया जाता है, इसलिए आप इसे दिन में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि डायरेक्टली सुबह खाली पेट प्रयोग नहीं करना है। मतलब सुबह खाली पेट क्या हो जाता है कि लगातार 8-10 घंटे हो जाते हैं जब आपने कुछ नहीं खाया है, तो बिल्कुल सुबह आपको प्रयोग नहीं करना है। बाकी इसके अलावा सुबह आपने नाश्ता कर लिया, उसके बाद जो पूरे 12 घंटे का टाइम है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, दोपहर में जो चाय का टाइम होता है उस समय पर भी ले सकते हैं, रात को 8-9 बजे सोने से पहले यदि आपको दूध लेना पसंद है तो आप तब भी ले सकते हैं। ठीक है, नाक के अंदर अणु तेल
दो दो बूंद डाला करिए। अणु तेल आपको ड्रॉपर के रूप में मार्केट में मिल जाएगा। दो दो बूंद आपको नाक में डालनी है। नाक में डालने की सही विधि क्या होती है, प्लीज मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम, उससे देख लीजिएगा, पूरी डिटेल में उसको समझ लीजिए, ठीक है। यदि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो रात को सोने से पहले आपको कायम चूर्ण लेना है। कायम चूर्ण गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच कायम चूर्ण गुनगुने पानी के साथ रात में सोने से पहले आपको लेना है, ठीक है। चलिए, आज इस वीडियो में केवल 2 सवाल, मैं 2-2 3-3 करके ही सवाल लूंगी, क्योंकि बहुत लंबे वीडियोस हो जाते हैं तो मुझे अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और शूट करने में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके सवाल ले रही हूँ। चलो, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।